जब दर्शकों ने वह दृश्य देखा तो उनकी लार टपकने लगी। वे सभी प्रतिभाशाली योद्धा विकृत थे। हालांकि हमला होने के बावजूद भी लैंडन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही, वह अभी भी असाधारण रूप से आश्वस्त था। एडविना का सुंदर चेहरा गंभीर हो गया। जाओ, वह चिल्लाए और अपने जुड़े हुए चाबुक से हमला किया। विशालकाय अजगर फुफकारता हुआ अपने विशाल मुंह को खोलता हुआ उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर झपटा। लैंडन का हथियार एक लंबा भाला था। उसने छुरा घोंपने की हरकत की, हवा में छायाएं तैर रही थीं, जबकि हथियार के चारों ओर भूरे रंग की लपटें जल रही थीं। धमाका! भाले की चमक तेजी से बाहर निकली, तेज और इतनी चमकदार कि आकाश को चीरती हुई। पूरे स्थान पर केवल भाला ही बचा था। विशालकाय अजगर तुरंत ही छेदा गया। आभासी प्राणी ने फुफकारना बंद कर दिया, बल के कुशल प्रयोग से बनाया गया उसका शरीर चकनाचूर हो गया और ऊर्जा विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। धातु का कोड़ा कमजोर होकर नीचे गिर पड़ा, मानो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई हो। एडविना घबरा गई। उसने आंखें सिकोड़ ली। शून्य से एक आकृति बाहर निकली और अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। भाले की तीखी धार उसके गले से कुछ इंच की दूरी पर लगी। बर्फ की तरह ठंडी धातु की अनुभूति से वह कांप उठी। तुम हार गए, लैंडन ने उदासीनता से कहा। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। हार इतनी जल्दी और प्रत्यक्ष थी कि उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। हॉन्फना, वहां बहुत बड़ा हंगामा हुआ। वे दोनों शीर्ष 10 में थे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। लैंडन ने बहुत ही खूबसूरती से जीत हासिल की थी, एक ही हमले में जीत हासिल हो गई थी। कुछ लोगों ने तो ये भी नहीं देखा कि उसने क्या किया या कैसे जीता। मैच खत्म हो गया और दोनों पक्ष चले गए। हालांकि दर्शक अभी भी इस बारे में बात कर रहे थे। लैंडन ने एक विशेष लॉ का इस्तेमाल किया है ना? मैंने पहले कभी ग्रे लॉ नहीं देखी। ऐसा कहा जाता है कि पाकर ने कई विशेष सितारा जानवरों को जानवरों की लपटों में फंसा दिया है, ताकि उनके पास अंतहीन आपूर्ति हो सके। मुझे भी इस बारे में पता है। हर कोई इसके बारे में जानता है। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की ज्वाला थी। ये शक्तिशाली लग रही थी। क्या ये दिव्य ज्वाला है? नहीं, दिव्य ज्वालाएं अधिक शक्तिशाली हैं। ये सही है। दिव्य ज्वालाएं दुर्लभ हैं। अल्पविराम। जब उम्मीदवारों ने लैंडन को उतरते और अपनी सीट पर वापस आते देखा तो उनके चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दिए। अब वे उसे ज्यादा अहमियत देने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि जो योद्धा हमेशा स्ट्रैची के पीछे चलता था, वह इतना शक्तिशाली होगा। स्ट्रैची आमतौर पर अपनी प्रसिद्धि को छुपाते थे, लेकिन वे इसे वापस पाने में सफल रहे। उस प्रदर्शन से कई लोगों के मन में यह विचार आया कि स्ट्रैची उनके परिवार का एकमात्र शक्तिशाली योद्धा नहीं था। वांग टेंग ने अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ लैंडन की ओर देखा, इससे पहले कि वह जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी करता और आकाश में तैर रहे विशेष बुलबुले को उठा लेता। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक चौथा रैंक तारांकन 100। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 2600। ऐश फ्लेम 1000 अटैक नोबलबन अटैक। अल्पविराम। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई और एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसने फिर से लैंडन की ओर देखा। चौथे स्थान पर ड्रैगन रक्त युद्धक आया। अगर उसे सही से याद है, तो जब उन्होंने महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल से लड़ाई की थी, तो स्ट्रैची ने इस संविधान को छोड़ दिया था, लेकिन केवल तीसरे दर्जे का। इसका मतलब यह था कि लैंडन का कौशल स्ट्रैची से एक रैंक अधिक था। यह दिलचस्प है। जो व्यक्ति हमेशा स्ट्रैची के पीछे रहता है, उसका शरीर उससे अधिक मजबूत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्ट्रैची को इस बारे में पता है। यदि वह ऐसा न करे, जब उसे पता चलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जैसा कि अपेक्षित था, कुलीन परिवारों का कोई भी सदस्य भोला भाला या मासूम नहीं था। सबके अपने अपने एजेंडे थे। क्या बड़े भाई बहनों का सम्मान करने और छोटों से प्यार करने का यही मतलब है? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और आश्चर्य से पूछा। लैंडन को कुछ महसूस हुआ और वह मुड़ा। जब उसकी नजर वांग टेंग से मिली तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। इस आदमी की निगाहें अजीब हैं। वांग टेंग मुस्कुराया और अपनी विशेषताओं वाले बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूसरी ओर देखने लगा। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक 100/40,000 चौथा रैंक। संविधान एक और पायदान ऊपर उठ गया था, लेकिन अभी भी इसमें ज्यादा अंक नहीं थे, मुश्किल से 100। आखिरकार लैंडन ने अपनी शारीरिक शक्तियों का ज्यादा उपयोग नहीं किया। हालांकि इसे अभी भी रैंक में वृद्धि के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा वांग टेंग को एक और विशेष ज्वाला भी मिली थी, जिसे ऐश फ्लेम कहा जाता है। मैच के दौरान उसने पहले ही ग्रे रंग की आग देखी थी। अब उसे इसका नाम और उत्पत्ति पता चल गई, जो ग्रे सनस्टोन से पैदा हुई थी। यह कोई जानवर की लौ नहीं थी। बेशक यह कोई दैवीय ज्वाला भी नहीं थी। यह पूरी तरह से अलग और अतुलनीय था।
हालांकि ये पृथ्वी तत्व की थी, जो सामान्य ज्वालाओं से भिन्न थी। इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ताकि लैंडन आसानी से एडविना को हरा सके। पृथ्वी जल की प्राकृतिक शत्रु थी। जब उसके जल हमले का मुकाबला करने के लिए ज्वाला का उपयोग किया गया, तो जल बल तुरंत नष्ट हो गया। यही कारण था कि एडविना इतनी बुरी तरह पराजित हुई थी। हमारी हीरोइन शायद एकमात्र ऐसी थी जो वास्तव में जानती थी कि वह कैसे हारी, अर्थात ब्रह्मांड और अनंत अवस्था के अलावा योद्धा। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। पृथ्वी तत्व की लपटें दुर्लभ थीं, क्योंकि लपटें मुख्य रूप से अग्नि तत्व से बनाई जाती थीं। पृथ्वी तत्व के विलय के लिए विभिन्न स्थितियों और भाग्य की आवश्यकता होती है। सामान्य लपटें इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। वांग टेंग बहुत खुश था। उसे स्ट्रची से वुड पोलारिस फ्लेम मिला था और अब उसने ऐश फ्लेम को पकड़ लिया। एक लकड़ी तत्व पर आधारित था, जबकि दूसरा पृथ्वी तत्व पर आधारित था। प्रत्येक की अपनी विशेष विशेषताएं थी। यदि वह उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, तो उसे स्ट्रची और लैंडन से अधिक गुण प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वांग टेंग मुस्कुराया और राख की ज्वाला को बेहतर ढंग से समझने के लिए भक्षक शून्यता जानवर की स्मृति को खंगाला। जब उन्होंने जानकारी खंगाली तो उन्हें अचानक झटका लगा। वह लगभग उछल पड़ा। क्या बकवास! वह भी लगभग गाली देने लगा। उसकी अजीब हरकतों के कारण युवराज, द्वितीय युवराज और स्ट्रैची को अपना पक्ष बदलना पड़ा। क्या बात है? दूसरे राजकुमार ने पूछा। कुछ नहीं, वांग टेंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। अजीब! स्ट्रैची ने नाक भान सिकोड़ी। क्या तुम मरना चाहते हो? वांग टेंग की निगाहें ठंडी हो गईं। आप कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रैची ने उपहास किया। मुझे काटो, वांग टेंग ने कहा। उसके प्रतिद्वंद्वी के माथे की नसें उभर आईं। ये कमीना मेरे साथ ऐसे पेश आ रहा है जैसे मैं कोई कुत्ता हूं। ठीक है, चलो अगली माचिस की तीली देखते हैं, दूसरे राजकुमार ने मध्यस्थता करते हुए कहा। हम्फ! स्ट्रैची मुड़ा और सूंघा। हम्फ! मुसीबत की तलाश में हो, वांग टेंग ने धीरे से शिकायत की। दूसरा राजकुमार हंसी और आंसू के बीच फंसा हुआ था। युवा पृथ्वीवासी और पाक के बीच झगड़ा बहुत बड़ा था। वे हमेशा बहस करते रहते थे। वह चिंतित था। पाक को भड़काने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। उनका पानी गहरा था। वांग टेंग ने स्ट्रैची को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जो जानकारी पाई उसे ध्यान से पढ़ा। कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर से खुली। वे चमक रही थी। धूसर सफेद लौ। उसे निहिलिटी की याददाश्त में ग्रे व्हाइट फ्लेम के रिकॉर्ड मिले। ये फ्लेम ऐश फ्लेम से संबंधित थी। उत्तरार्ध विशेष था, ग्रे सनस्टोन्स के अंदर पैदा हुआ था। बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि जहां भी वे पत्थर होंगे, वहां एक विशेष भूवैज्ञानिक वातावरण बनेगा। इसे ग्रे व्हाइट क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। कुछ परिस्थितियों के कारण एक धूसर सफेद धुंध इस क्षेत्र को ढक लेती थी, जो किसी भी जीवित प्राणी को जीवाश्म बना सकती थी, चाहे वह पौधे हो, जानवर हो या कोई और जीवन शक्ति वाला कोई भी प्राणी जीवाश्म बन जाता था। इस क्षेत्र में ग्रे व्हाइट फ्लेम उत्पन्न होने की निश्चित संभावना थी। यह एक दिव्य ज्वाला थी। बेशक सभी क्षेत्रों में ऐसी ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, वे आमतौर पर डरावने और खतरनाक स्थान होते हैं जहां केवल धुंध ही होती है। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि प्रतियोगिता के दौरान उन्हें दिव्य ज्वाला से संबंधित कोई चीज मिलेगी। वह हैरान था। यह वास्तव में एक सुखद आश्चर्य था। हालांकि इसे केवल एक समाचार ही माना गया। यदि राख की ज्वाला बनने की संभावना 1% थी, तो ग्रे सफेद ज्वाला प्रकट होने की संभावना 0.00001% थी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। इसकी संभावना 1000 जानवरों की आत्मा ज्वाला और पन्ना चमकदार ज्वाला की तुलना में भी कम थी। हालांकि वह जानवर की स्मृति से जानकारी का एक टुकड़ा प्राप्त करने में कामयाब रहा। सामान्य ज्ञान ये था कि राख की लपटें ग्रे सूर्य पत्थरों के भीतर पैदा होती हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह श्रेष्ठ ग्रीष्मेत ज्वाला के साथ आने वाली ज्वाला थी। इसका मतलब यह था कि दूसरी लौ के उसी क्षेत्र में पाए जाने की संभावना अधिक थी जहां छोटी लौ को एकत्र किया गया था। और वह व्यक्ति जो जानता था कि ऐश फ्लेम कहां मिली थी, वह था लैंडन। वांग टेंग ने उस व्यक्ति की ओर देखना बंद कर दिया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक दिव्य ज्वाला। मुझे एक और लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके पास 4 थे, लेकिन एक और होने से कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा वह पाक के हाथों से उस दिव्य ज्योति को छीन लेगा। क्या उन्होंने मेरी दिव्य ज्योति को छीनने की कोशिश नहीं की? उस स्थिति में वह उनकी नाक के नीचे से दिव्य ज्योति को छीन लेगा। उन्हें कैसा लगेगा अगर उन्हें पता चले कि वह एक दिव्य ज्योति को चुरा लेगा जिसे वे वश में कर सकते थे? क्या वे क्रोध से मर जाएंगे? अब उसे बस ये जानना था कि क्या परिवार के उच्च अधिकारियों को उसकी श्रेष्ठ ज्योति के बारे में पता था।
वे संभवतः ऐश फ्लेम और ग्रे व्हाइट फ्लेम के बीच के संबंध से अनभिज्ञ थे, या शायद लैंडन ने यह जानकारी अपने तक ही सीमित रखी थी। पाका के बारे में उनकी समझ के आधार पर इस बात की काफी संभावना थी कि वे दिव्य ज्वाला के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे। यदि ऐसा नहीं होता तो वे इसे किसी भी कीमत पर वश में कर लेते। इसके अलावा एक बार मिल जाने पर वे अपने सदस्यों से इसका उपयोग करवाते, क्योंकि इससे उनके परिवार की समग्र क्षमता में वृद्धि होती। बेशक अंत में वो इसे छुपा नहीं सकेगा। फिर भी दिव्य ज्वाला के कोई संकेत नहीं दिखे। इसका मतलब ये था कि उन्हें अभी भी इसे वश में करना था। ऐसी स्थिति में हमारे नायक को अभिनय करने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी। फिर भी उन्हें धैर्य रखना पड़ा और चीजों की योजना धीरे धीरे बनानी पड़ी। लैंडन की योग्यता के आधार पर उसके साथ तार्कीय अकादमियों में से एक में प्रवेश करने की संभावना थी। वांग टेन के पास भी ऐसी ही संभावनाएं थीं, इसलिए उसके पास भविष्य में उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने का समय होगा। एट नोबलबन एट 5 दिन बीत गए। दूसरे और तीसरे राजकुमारों स्ट्रैची, जिन तियानकुंग और शाही परिवार और ड्यूकडम के अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी अपनी जोड़ियां पूरी कर ली थीं। उनके सभी मुकाबले जल्दी ही खत्म हो गए। उनके प्रतिद्वंद्वी उनके अधिकांश हमलों का प्रतिरोध नहीं कर सके। कुल मिलाकर एलिमिनेशन राउंड की रैंकिंग बहुत विश्वसनीय थी। शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले सभी प्रतिभागी दुर्जय चरित्र वाले थे। लेन कियानेक्सु, गॉन्ट, बर्कशायर, युआन होंग और विभिन्न क्षेत्रों से अन्य शीर्ष 10 प्रतिभाओं ने मैदान में प्रवेश किया और अपने मैच भी जल्दी खत्म कर दिए। यह आश्चर्यजनक था। यहां तक कि सू जियानचैन, तू शियाओबा, यू किकियाओ और वालमोंट भी आगे बढ़ने में सफल रहे। उनकी यात्रा कुछ समय की प्रसिद्धि के बाद दुखद रूप से समाप्त नहीं हुई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वे जोन 1 के शीर्ष 10 के समान ही मजबूत थे। दुर्भाग्यवश वे उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, इसलिए किसी को पता नहीं था कि कौन सा पक्ष अधिक मजबूत है। इससे सभी की उत्सुकता बढ़ गई। 10वें दिन प्रकाश क्षेत्र पर दिखाए गए उम्मीदवार ने दर्शकों के बीच भारी हंगामा खड़ा कर दिया। युवराज, अंत में मैंने 10 दिन तक इंतजार किया है। वे क्राउन प्रिंस को आखिर में कैसे रख सकते हैं? ये बहुत ज्यादा है। इसकी शुरुआत वांग टिंग से हुई और अंत क्राउन प्रिंस के साथ हुआ। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे होंगे। किसी भी तरह मैं अंततः क्राउन प्रिंस को कार्रवाई में देख सकता हूं। आह क्राउन प्रिंस, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अल्पविराम। क्राउन प्रिंस बनाम बोबे। ये जोन 10 के शीर्ष 3 में से पसंदीदा राजकुमार और एक मार्शल योद्धा था। बॉबे की किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी किस्मत इतनी खराब होगी। दरअसल टॉप 500 की लड़ाई में उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस से हुई। ये कैसा भाग्य है? क्या दुर्भाग्य के देवता की नजर मुझ पर है? वांग टेंग ने मुड़कर दूसरी सीट पर बैठे क्राउन प्रिंस की तरफ देखा। क्राउन प्रिंस खड़े हुए और आसमान की तरफ चले गए। बोबे भी आ गया था। वह तनाव भरे भाव से राजकुमार को गौर से देख रहा था। वह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? जो भी व्यक्ति इस प्रसिद्ध राजकुमार का सामना करेगा, वह संभवतः ऐसा ही महसूस करेगा। शुरू करना। फिर से प्रकाश क्षेत्र से आती हुई आवाज मैच शुरू करने के लिए गूंज उठी। बोबे का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से चिल्लाया मानो खुद को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने हाथ भींच लिए और उसके शरीर से पृथ्वी की शक्ति निकल पड़ी। ऊर्जा मुट्ठी के चारों ओर एकत्रित होकर एक विशाल आभासी मुट्ठी बन गई। धमाका। उसने अपनी मुट्ठी का निशान छोड़ा। दूर से ही उसमें समाये भयावह चरम सीमा को महसूस किया जा सकता था। हालांकि क्राउन प्रिंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़े और तेज हवा को अपने काले बालों पर लगने दिया। जब मुट्ठी का निशान उसके सिर से कुछ इंच दूर रह गया, तो उसने अपनी उंगली उठाए और हल्के से टैप किया। विशालकाय आभासी मुट्ठी हवा में ही रुक गई और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। बोबे का चेहरा बदल गया। वह हैरानी से उस दृश्य को देखता रहा। धमाका। अगले ही पल विस्फोट की आवाजें आकाश में गूंजने लगी। आभासी मुट्ठी टूट गई, जिससे एक ऐसा आघात हुआ जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया और फिर समाप्त हो गया। बोबे का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह से खून की उल्टी की। वह कुछ किलोमीटर पीछे की ओर उड़ता रहा, फिर खुद को संभाल पाया। उसने अपनी छाती पकड़ ली और राजकुमार को डर से घूरने लगा। युवराज का ताना 2। युवराज ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर फिर नहीं देखा और तुरंत पत्थर के मंच पर लौट आए। बोबे के चेहरे का भाव बदल गया और अंततः उन्होंने हार स्वीकार कर ली। ये खत्म हो गया। हर कोई थोड़ा उलझन में था। यह इतनी जल्दी खत्म हो गया कि उन्हें विश्वास करना मुश्किल हो गया। मैंने अभी मैच देखना शुरू ही किया था कि तभी मैच खत्म हो गया। कृपया धीरे चलें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्राउन प्रिंस अद्भुत है। वह बहुत ताकतवर है।
इतना ताकतवर कि सच में ऐसा नहीं लगता। क्राउन प्रिंस की उपाधि के योग्य कौन उसकी बराबरी कर सकता है? ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि वांग टेंग भी किसी प्रतिद्वंद्वी को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें वांग टेंग और क्राउन प्रिंस के बीच के अंतर पर फिर से विचार करना होगा। वांग टेंग शायद उनका मुकाबला न कर पाए। क्राउन प्रिंस, जब मैं गंभीर होता हूं तो वांग टेंग कुछ भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि यह तय करना अभी थोड़ा जल्दी होगा? चलिए उनके मैच खत्म होने तक इंतजार करते हैं। अल्पविराम। पसंदीदा राजकुमार की पहली लड़ाई इतनी चौंकाने वाली थी कि भीड़ को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने उसकी ताकत को कम करके आंका था। पहले कई लोगों ने सोचा था कि वांग टेंग एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन क्राउन प्रिंस अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में परास्त करने में सक्षम था। ऐसी ताकत अविश्वसनीय थी। क्या वांग टेंग ऐसा कर सकते हैं? हालांकि उनकी पिछली लड़ाई भी चौंकाने वाली थी, लेकिन वह उतनी भव्य नहीं लगी। प्रतियोगिता के आगे बढ़ने के साथ लोगों के विचार और राय बदलती रहीं। बेशक अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने विचारों पर अड़े रहे। यही तो टैलेंट लीग का आकर्षण था। आखिरी क्षण तक कोई नहीं जान पाता था कि सबसे ताकतवर कौन है। द्वितीय राजकुमार, स्ट्रैची और अन्य लोग युद्ध को देखने के बाद उदास दिखे। युवराज बहुत शक्तिशाली था। वह बहुत ही शांत और तनावमुक्त था, बाहरी कारकों से अप्रभावित। स्ट्रैची की निगाहें उसे विचलित करने में असमर्थ थीं। उत्तराधिकारी वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन हमारा नायक बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। जब से वह युद्ध कला के मार्ग पर आगे बढ़ा था, तब से उसे कई शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि उसने ब्रह्मांड के योद्धाओं को भी भड़काने का दुस्साहस किया था। राजकुमार केवल एक दिव्य योद्धा था। जैसा कि वांग टेंग ने देखा, वह उस साधना चरण में सबसे मजबूत था। लेकिन फिर क्राउन प्रिंस थोड़ा दिखावटी था। उसे इतना हंगामा मचाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया था। कम से कम युवा नायक अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति दयालु था। एट नोबल बन एट। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में खत्म कर सकता तो भी वह ऐसा नहीं करेगा। राजकुमार को अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति जरा भी सम्मान नहीं था। तभी क्राउन प्रिंस मंच पर आए। उनकी नजर शांत थी, जो धीरे धीरे वांग टेंग के सामने से गुजरी। वह हैरान रह गया। यह क्या है? क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्या क्राउन प्रिंस भी ऐसी बातें करते हैं? वांग टेंग ने स्पष्ट रूप से उस रईस की उग्र निगाहों को महसूस किया। यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि यह महान उत्तराधिकारी शांत और उदासीन है। यहां तक कि जब वह क्रोधित होता था, तब भी वह अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जोन 1 में पदच्युत होने के बाद भी वह उदासीन नहीं था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह से हराने का फैसला किया ताकि हमारे नायक को उसकी ताकत का अंदाजा हो सके। दोनों को अंततः लड़ना ही होगा। वांग टेंग ने जब इस बारे में सोचा तो वह मुस्कुरा उठे। इसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और पिछले मैच में गिराए गए गुणकारी बुलबुले उठा लिए। तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 5800। ड्रैगन क्रशिंग मुट्ठी 2200। नक्षत्र बल धातु तारांकन 6500। तानाशाह की उंगली 1500। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर और मन के साथ विलीन हो गए, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। उसके मन की आंखों में एक छवि बन गई। अंतरिक्ष में एक बड़ी उंगली प्रकट हुई और अत्यधिक बल के साथ एक ग्रह पर उतरी। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ और ग्रह तुरंत नष्ट हो गया। मैग्मा और समुद्री जल अंतरिक्ष में तैरने लगे। यह एक प्रभावशाली दृश्य था। छवि गायब हो गई और वांग टेंग के दिमाग में एक युद्ध तकनीक उभरी, जो उसकी स्मृति में अंकित हो गई। तानाशाह की उंगली। ये थी एक और उंगली युद्ध तकनीक। उसकी आंखें फड़क उठी और उसके दिल में कुछ सूझ गया। क्राउन प्रिंस ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक उंगली से हराने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया। यह तकनीक ब्रह्मांड स्तर की थी। यह एक डोमेन की शक्ति को एक उंगली में संपीड़ित कर सकती थी। यह विनाशकारी रूप से शक्तिशाली थी। वेड भी अपने क्षेत्र को अपने शरीर तक सीमित कर रहा था, लेकिन यह अलग था। एक तो युद्ध तकनीक थी, जबकि दूसरी सिर्फ कच्ची संपीड़न तकनीक थी। परिणामों की तुलना नहीं की जा सकती थी। यदि मोटे के पास ऐसी युद्ध तकनीक होती जो किसी क्षेत्र की शक्ति को बढ़ा सकती, तो वांग टेंग को उसे हराने में अधिक प्रयास करने पड़ते। बुरा नहीं। वांग टेंग मुस्कुराया। प्रतियोगिता में यह पहली बार था जब उसे ब्रह्मांड मंच युद्ध तकनीक का ज्ञान हुआ था। और यह एक उंगली युद्ध तकनीक थी। युवा नायक ने याद किया कि उसकी पहली उंगली तकनीक बहुत समय पहले प्राप्त हुई थी। तब वह ग्रहीय अवस्था में भी नहीं था, इसका बाद में उपयोग भी नहीं किया जा सका। उंगली से सीखने वाली तकनीकें बहुत कम थीं और उन्हें सीखने वाले भी उतने ही कम थे।
इसकी तुलना में मुट्ठी और हथेली की तकनीकें अधिक लोकप्रिय थीं क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली थीं। हालांकि ये सिर्फ आम राय थी। क्राउन प्रिंस की तानाशाह की उंगली बहुत शक्तिशाली थी, इतनी कि वह किसी ग्रह को नष्ट कर सकती थी। ऐसा प्रभाव कोई साधारण तकनीक हासिल नहीं कर सकती थी। तानाशाह की उंगली 1503,000 नींव। दुर्भाग्य से 1500 विशेषता अंक केवल आधार स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। यदि वह राजकुमार के स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसे और अधिक विशेषताओं की आवश्यकता थी। युवराज का ताना 3। उस क्षण से ही वांग टेंग ने क्राउन प्रिंस पर नजर रखी। तानाशाह की उंगली के अलावा उन्होंने ड्रैगन क्रशिंग फिस्ट नामक एक अन्य युद्ध तकनीक भी हासिल की। यह एक कॉस्मोस स्टेज कौशल था। यह सभ्य था। हालांकि यह चाल तानाशाह की उंगली की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वह इसे अब भी अपने पास रखेगा। किसी भी मामले में यह अभी भी एक ब्रह्मांड मंच तकनीक थी जिसका कुछ मूल्य था। युवा नायक ने स्वीकार किया कि वह आश्चर्यचकित था। प्रतिभाओं की लीग में भाग लेने वाले सभी योद्धा धनी थे, उनके कौशल ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के स्तर के थे। वांग टेंग को लगा कि वह अपना गुण संग्रहण व्यवसाय पुनः खोल सकते हैं। पिछले समूह द्वारा छोड़े गए कौशल साधारण थे और उनके ध्यान के लायक नहीं थे। हालांकि उस बिंदु से आगे वह गिराए गए गुणों से सुखद आश्चर्य प्राप्त कर सकता था। जब वह गुण बोर्ड से नजर हटाने ही वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। तारामंडल पृथ्वी बल को संभवतः बॉबे ने गिराया था, इसका मतलब था कि तारामंडल धातु बल को क्राउन प्रिंस ने गिराया था। यदि वह गलत नहीं था, तो राजकुमार ने पहले उन्मूलन दौर के दौरान जल बल का उपयोग किया था। एट नोवलबन एट। क्या वह भी एक बहुतत्व मार्शल योद्धा है? वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। वह अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। दर्शकों में से कई लोगों को यह भी महसूस हुआ कि राजकुमार ने एक अलग तत्व का उपयोग किया था। क्राउन प्रिंस एक दोहरे तत्व वाला मार्शल योद्धा है। उसने पहले एलिमिनेशन राउंड में पानी की ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी उसने धातु की ताकत का इस्तेमाल किया है। उसकी दोनों ताकतें शक्तिशाली हैं। वांग टेंग के अलावा क्राउन प्रिंस में एक से अधिक तत्व भी हैं। यह दिलचस्प होता जा रहा है। मैं क्राउन प्रिंस और वांग टेंग के बीच होने वाली अंतिम लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तस्वीर सुंदर होगी। यह शायद डरावना होगा। एक तत्व को विकसित करना कठिन है जबकि उनके पास कई है। उनके शरीर में बल की मात्रा सामान्य मार्शल योद्धाओं से ज्यादा है। एकाधिक तत्व। केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही एक से अधिक तत्वों को विकसित करने का साहस कर सकता है। अल्पविराम। किसी और ने क्राउन प्रिंस की निगाह पर ध्यान नहीं दिया। उसकी हरकतें अस्पष्ट थीं। अगर वांग टेंग ध्यान नहीं दे रहा होता तो उसे यह पता नहीं चलता। हमारे नायक की आगे की लड़ाइयों में रुचि खत्म हो गई थी, इसलिए उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम कल हारे हुए लोगों के लिए पुनरुद्धार दौर के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रकाश क्षेत्र से निराकार आवाज ने कहा। शीर्ष 500 में से कुछ प्रतिभागियों ने राहत की सांस ली। आखिरकार वे एक कदम और करीब आ गए। वांग टेंग ने इधर उधर देखा और सोंग येचेंग, लू जिंग और सेना के कुछ अन्य लोगों को देखा। वे सभी सफलतापूर्वक शीर्ष 500 में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि उनमें से अधिकांश को पिछले मैचों में गंभीर चोटें लगी थी और उनके चेहरे पर हल्का पीलापन था। उन्हें पुनरुद्धार दौर के दौरान पुनः लय में आने की आवश्यकता थी, अन्यथा अगले दौर में उनका प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित हो जाता। अगले दिन पुनरुद्धार का दौर शुरू हुआ। द्वितीय राजकुमार वांग टेंग और विजेताओं को अभी भी इंतजार करना पड़ा। सौभाग्य से पुनरुद्धार दौर एक बनाम एक नहीं था, यह एक रॉयल लड़ाई थी। इसका क्या मतलब था? 500 योद्धा जो हार गए थे, वे एक ही समय पर मैदान में उतरते थे। उन्हें टीम बनाने की अनुमति नहीं थी, केवल 50 योद्धा जो सबसे अधिक विरोधियों को हराते थे, वे ही आगे बढ़ सकते थे। वांग टेंग अपनी सीट पर बैठा हुआ था और ऊब महसूस कर रहा था। उसने उन प्रतिभागियों को पहले भी एक्शन में देखा था, इसलिए उन्हें दोबारा देखने की कोई वजह नहीं थी। हाँ, एक व्यक्ति ने अचानक उसका ध्यान खींचा। ये वही मार्शल योद्धा था जिसे उसने हराया था, वेड। वह आदमी बहुत शक्तिशाली था। वह एक मोटी मछली की तरह योद्धाओं के बीच आगे पीछे घूमता था और उन्हें एक एक करके हरा देता था। प्रकाश क्षेत्र में उनका नाम वास्तव में नंबर 1 पर था। उन्होंने अब तक 8 विरोधियों को हराया था। 666। यह मोटा आदमी अद्भुत है। वांग टेंग ने उन्हें शीर्ष 500 से बाहर कर दिया, लेकिन वे पूरे जोश के साथ लड़ते रहे। चुनौतियों का सामना करने में भी वे अथक हैं। बुरा नहीं है, मैं सिर्फ उसके दृढ़ संकल्प के कारण उसका समर्थन करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कितना आगे जा सकता है। क्या आपको लगता है कि वह शीर्ष 100 में प्रवेश कर पाएगा? मैंने 100,000 यूसी की शर्त लगाई है कि वह ऐसा कर सकता है। क्या कोई मेरे साथ शर्त लगाने को तैयार है?
मुझे मुझे अल्पविराम वेट से बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीदें होने लगी। उसकी बेशर्मी और होशियारी उसे बहुत आगे ले जाने के लिए काफी थी। शीर्ष 100 में प्रवेश करना कठिन था, लेकिन दर्शकों को लगा कि वह ऐसा कर सकता है। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। पुनरुद्धार दौर 1 दिन तक चला। 50 मार्शल योद्धा चुने गए। मोटा आदमी वेड उनमें से एक था। उसे प्रथम स्थान दिया गया था। उन्होंने 15 प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जो सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक था। इससे सभी का अनुमान सही साबित हुआ। ये व्यक्ति बहुत होनहार था। वांग टिंग, वह मोटा आदमी, बच गया। दूसरे राजकुमार ने हल्के से ठहाका लगाया जब उसने उस मोटे आदमी को देखा जिसका चेहरा अभी भी थोड़ा सूजा हुआ था। वह आदमी कमजोर तो नहीं था, लेकिन हमेशा डरपोक होने का नाटक करता था। यह बहुत मजेदार था। मुझे उम्मीद है कि वह जीवित रह पाएगा। इस तरह हम फिर से मिल सकते हैं। वांग टिंग ने गोल मटोल लड़ाकू पर नजर डाली। दूसरों ने उसे केवल एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन वांग टिंग ने उसकी आंखों में तेज चमक देखी। मोटे आदमी ने उसकी निगाहें भांप ली और अपनी गर्दन सिकोड़ ली, जिससे वह और भी कायल लगने लगा। वांग टिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्या तुम शैतान हो? क्या उसने तुम्हें उकसाया? जी हाओचेन हंसा। वांग टिंग ने अजीब तरह से खांसते हुए धार्मिक स्वर में उत्तर दिया, खैर, हर किसी को जीवन में असफलताओं का अनुभव होता है। भगवान ने मुझे उसे प्रशिक्षित करने के लिए भेजा होगा। अगर वह लड़का आपकी कही हुई बातें सुनेगा तो रो पड़ेगा। टिमोथी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वांग टिंग ने जवाब दिया, इसका मतलब केवल यह है कि उसकी मानसिकता पर्याप्त मजबूत नहीं है। हर कोई अवाक था। क्या यह मजबूत मानसिकता नहीं है? अगर इतने सारे लोगों के सामने आपकी ईंट से किसी को थप्पड़ मारा जाए तो वह टूट जाएगा। वांग टिंग ने विषय बदल दिया। शीर्ष 275 के लिए प्रतियोगिता कल हो रही है, और हमारे मिलने की संभावना बढ़ गई है। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। यह सुनकर सभी लोग उदास हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर हमें मिलना तय हुआ तो हम जरूर मिलेंगे, दूसरे राजकुमार ने कहा। मैं आशा करता हूं कि कोई व्यक्ति मुझसे न मिले। यदि नहीं, तो मैं उससे बता दूंगा कि कैसे एक व्यक्ति के सपने टूट जाते हैं, तीसरे राजकुमार ने कहा, जो अब तक वहीं रुका हुआ था। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। वे जानते थे कि वह किसकी बात कर रहा था। स्ट्रैची मुस्कुराया। जिन तियानकुंग ने वांग टेंग की ओर देखा। आप क्या कह रहे हैं? क्या सपने टूटने के लिए ही नहीं बने हैं? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए शांति से उत्तर दिया। तीसरा राजकुमार, मैं निराश क्यों महसूस करता हूं? सब लोग। अगले दिन सुबह 8 बजे भोर की पहली किरण क्षितिज पर फैल गई, जिससे ग्रह पर एक गर्म चमक फैल गई। 10 निषिद्ध क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले योद्धाओं के बिना जीवित प्राणी अपनी नींद से जागे, अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया। फिर उन्होंने प्रजनन शुरू किया। दर्शकों ने पुनः प्रतियोगिता देखना शुरू कर दिया। शीर्ष 275 के लिए मैच 10 निषिद्ध क्षेत्रों के ठीक बीच में बंजर भूमि पर समय पर शुरू हुए। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ पड़े। चर्चाओं का दौर पुनः शुरू हो गया। प्रकाश क्षेत्र टिमटिमाया और 550 अभ्यर्थियों का यादृच्छिक मिलान करना शुरू कर दिया। छवि रुक गई। पहले मैच के लिए उम्मीदवार सामने आए। सॉयर बनाम जियांग चेनेक्सी। हर कोई हैरान था। सॉयर रोड्रिगेज परिवार से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, जिसने जोन 1 में शीर्ष 10 स्थानों में से एक पर कब्जा किया था। जियांग चेनेक्सी जियांग परिवार से था और जोन 2 में चौथे स्थान पर रहा। ये दो ड्यूकेडम परिवारों के बीच टकराव था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक दिलचस्प मुकाबला होगा। रोमांचक। सॉयर खड़ा हुआ और आसमान में उड़ गया। जोन 2 का पत्थर का मंच जोन 1 के बाईं ओर था, लेकिन दूरी अभी भी काफी थी। जोन 2 के मंच से एक खूबसूरत आकृति उड़ी और हवा में मंडराती रही। वांग टेंग ने उसे पहचान लिया। वह जियांग परिवार के उन सदस्यों में से थी जो उसके बैरन भोज में शामिल हुए थे। उस समय जब उसका पाकस के साथ झगड़ा हुआ था, जियांग ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया, यहां तक कि जानबूझकर युवा नायक से खुद को दूर कर लिया। उन्हें शायद लगा कि वह शक्तिशाली ड्यूकेडम के लिए एक मुकाबला नहीं था। वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। आखिरकार जियांग परिवार कोई धर्मार्थ संगठन नहीं था और उनका उसके साथ कोई पूर्व लेन देन नहीं था। इसलिए वे उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं थे। बेशक वह न तो उन्हें पसंद करता था और न ही उनसे नफरत करता था। वह तो बस एक दर्शक था। दर्शक कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप सड़क पर देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन मुंह पर मुड़ते ही उसे भूल जाते हैं। उसे भुला दिया जाएगा। धमाका। एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सॉयर और जियांग चेनेक्सी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वे बीच हवा में टकरा गए और हवा की लहरें दूर तक फैल गईं। जमीन पर एक गहरी छाप रह गई। ये दोनों वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं।
दोनों की अल्टीमा 9वें स्तर पर है, जो 10वें स्तर के बहुत करीब है, दूसरे राजकुमार ने टिप्पणी की। चलो देखते हैं कि उनके पास कोई डोमेन है या नहीं, शियाहो जुन ने शांति से कहा। सोय अभी जोन 1 के शीर्ष 10 में था, लेकिन एक डोमेन को समझना एक विभाजक था। डोमेन वाले और बिना डोमेन वाले के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एट नोबल बन एट शियाहो जुन के शब्दों ने मानो पर्दा हटा दिया हो। कई लोगों की पलकें झपक गईं। टिमोथी ने अपना सिर हिलाया और लड़ाई को देखते हुए कहा, इस बात की बहुत संभावना है कि सोया ने एक डोमेन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि मैं जियांग चेनेक्सी के बारे में निश्चित नहीं हूं। इस समय कोई भी अपने डोमेन का उपयोग करने को तैयार नहीं होगा। डोमेन योद्धा का तुरुप का पत्ता है, द्वितीय राजकुमार ने कहा। यह सही है। यह सिर्फ शीर्ष 275 है। अभी तुरुप के पत्ते खोलना जल्दबाजी होगी। जी हाओचेन मुस्कुराया। जब वे बोल रहे थे तब चल रही लड़ाई खत्म हो गई। सोया ने डोमेन का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि उसने डोमेन को पकड़ा है या नहीं। हालांकि जैसे ही उसने अपना आखिरी हथेली हमला किया, एक विशाल शक्ति अल्टिमा उसके भीतर छिपी हुई थी। आकाश में एक विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हरे रंग का तारामंडल हवा का बल घूम रहा था। एक तेज आंधी बनी और आकाश में छा गई। वह दुर्भाग्य के देवता के वश में है। 2 धमाका। जियांग चेनेक्सी को हथेली से चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, उसके काले लंबे बाल बिखरे हुए थे। वह दुखी दिख रही थी और उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोया उदासीन भाव से जोन 1 के प्लेटफॉर्म पर लौट आया। उग्र गेलपाम, द्वितीय राजकुमार ने कहा। उग्र गेलपाम, वांग टेंग ने बड़बड़ाते हुए उससे घूरा। ये रोड्रिगेज परिवार की एक युद्ध तकनीक है जो केवल उनके सदस्यों को ही दी जाती है। वास्तव में, ये बहुत शक्तिशाली है, पूर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि इस तकनीक को सीखना बेहद कठिन है। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। सामान्य लोग इसे कभी भी उच्च स्तर तक विकसित नहीं कर सकते। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। जोन 2 के पत्थर के मंच पर जियांग वेशेंग, जो तीसरे स्थान पर था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जियांग परिवार के केवल 2 सदस्य शीर्ष 500 में बचे थे, बाकी सभी बाहर हो गए थे। चूंकि उसकी बहन तस्वीर से बाहर थी, इसलिए वह अकेला बचा था। जियांग परिवार के अंतरिक्ष यान पर जियांग वेशिंग और जियांग चेनेक्सी के पिता, जियांग हानफेंग, गुस्से से भौहें सिकोड़ रहे थे। उनके सामने एक ब्रह्मांड मंच का पूर्वज बैठा था। बुजुर्ग ने कहा, युवाओं की यह पीढ़ी बेहद निराशाजनक है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियांग हानफेंग का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि उसके पूर्वज नाराज हैं, लेकिन उसने कभी इनकार करने की हिम्मत नहीं की। उसने जवाब दिया, मैं अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। चेनेक्सी की क्षमता को देखते हुए, वह रिवाइवल राउंड को पास करने में सक्षम हो सकती है। लेकिन यह उसका आखिरी मौका है, ब्रह्मांड मंच के पूर्वज ने कहा। हाँ, जियांग हानफेंग को भी ऐसा ही लगा। रिवाइवल राउंड से 5 उम्मीदवार बाहर आ सकते थे, लेकिन अगले राउंड में सिर्फ 2 को ही मौका मिलेगा। जियांग चेनेक्सी की योग्यता के आधार पर यह वास्तव में उसका आखिरी मौका था। रिवाइवल राउंड के दौरान उसका प्रदर्शन उसकी रैंकिंग को प्रभावित करेगा। अगर वेशिंग हमेशा की तरह प्रदर्शन करता है, तो वह शीर्ष 100 में प्रवेश कर सकता है, पूर्वज ने कहा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से, वह अभी भी अन्य ड्यूकडम की प्रतिभाओं से बहुत पीछे है। वेशिंग वास्तव में एक डोमेन को समझने के बहुत करीब है। जियांग वेशिंग ने आह भरी। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। जियांग परिवार जिस उदास और निराशाजनक माहौल में था, उसके विपरीत रोड्रिगेज परिवार अच्छे मूड में था, उनमें कुछ असाधारण प्रतिभाएं थीं। सोया एक बेहतरीन योद्धा था। जोन 1 में शीर्ष 10 में से एक होना उसकी योग्यता को साबित करने के लिए पर्याप्त था। उसके परिवार के ब्रह्मांड मंच योद्धाओं को उससे बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि वह जिन तियानकुन को हरा दे और जिन परिवार को दबा कर रख दे। फ्लेयर, जिन्होंने जिन यूजी के साथ मुकाबला किया, भी खराब नहीं थे। उन्हें यूजी ने हराया था, लेकिन वे रिवाइवल राउंड में वापसी करने में सफल रहे और उन 50 लोगों में से एक बन गए जिन्होंने इसे हासिल किया। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और उस स्थान पर विशेष बुलबुले एकत्र किए जहां उन्होंने लड़ाई की थी। नक्षत्र बल पवन तारांकन 6700। एड्स बाय पब फ्यूचर। रेजिंग गेल पाम 2100। नक्षत्र बल लकड़ी तारांकन 6000। लकड़ी अल्टिमा 1200। ये गुण तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गए और उसके मन में एक छवि बन गई। वहां एक विशाल ताड़ का पेड़ था, जिसके चारों ओर तूफान और तेज हवाएं घूम रही थी। ये हरकत एक जबरदस्त ताकत के द्वारा की जा रही थी। ये वायु तत्व की एक ब्रह्मांड मंच तकनीक थी। रोड्रिगेज के हथियारों का कोड टॉर्नेडो ग्रिफिन था। इस प्रकार, उनके पास एक पवन प्रतिभा विशेषता थी।
ये चाल हथेली युद्ध तकनीक थी जो विरासत के रूप में पारित की गई थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि दूसरे राजकुमार ने बताया था। वायु युद्ध तकनीकें 5 मूल तत्वों की तुलना में दुर्लभ थीं। यहां तक कि वांग टेंग के पास केवल ड्रैगन विंग टॉर्नेडो ही था। उत्तरार्ध एक स्वर्ग मंच तकनीक थी, जबकि रेजिंग गेल पाम ब्रह्मांड क्रम का था। ये निस्संदेह अधिक मजबूत था। यह एक अच्छा लाभ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि रोड्रिगेज को पता चल जाए कि वांग टेंग ने उनकी विशेष युद्ध तकनीक चुरा ली है, तो क्या वे उस पर पलटवार करेंगे? वांग टेंग की नजरें तेज हो गईं और उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। रेजिंग गेल पाम 11,300 अच्छी तरह से वाकिफ। उनका अपना रेजिंग गेल पाम 2100 अंकों के साथ बुनियादी स्तर से लेकर अच्छी तरह से परिचित हो गया। वह अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा उन्मुक्त करने में सक्षम था। दूसरे राजकुमार ने कहा कि इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए आत्मज्ञान एक मजबूत कारक था। और फिर भी उन्होंने इसे पूरी तरह से विशेषताओं को इकट्ठा करके सीखा। बहुत आसान। यदि रोड्रिगेज परिवार को कभी इस बारे में पता चले तो वे ईर्ष्या से जल उठेंगे। इसके अलावा एक रेजिंग गेल अल्टिमा भी था, जो पवन प्रकार का था। हालांकि वांग टेंग का अल्टीमा पहले से ही 10वें स्तर पर था, इसलिए नया अल्टीमा उसके लिए बेकार था। उनका स्वरूप सबसे व्यापक था। उग्र आंधी हवा के चरम रूपों में से एक थी। वांग टेंग की अधिकांश सेनाएं और अल्टीमा पहले ही पूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी। चूंकि अब और सफलताएं नहीं मिल सकी, इसलिए आगे की वृद्धि अब प्रभावी नहीं थी। युवा नायक ने विशेषता बोर्ड को अकेला छोड़ दिया और मैचों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। एट नोबलबन एट। जहां तक जियांग चेनेक्सी की बात है, तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। चूंकि वह सॉयर से हार गई थी, इसलिए उसकी ताकत शीर्ष 500 में सबसे नीचे थी। भले ही वह रिवाइवल राउंड में शीर्ष पर पहुंच जाती, लेकिन शीर्ष 140 में प्रवेश करना संभव नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रतिभाशाली योद्धा एक एक करके अखाड़े में उतरे। दोपहर में जब 36वें मैच का समय आया, लेन कियानिक्सू का नाम घोषित किया गया। उसकी प्रतिद्वंद्वी भी पृथ्वी बल में विशेषज्ञता वाली एक महिला योद्धा थी। वह व्यक्ति लंबा था, गेहुआ रंग की त्वचा के साथ। वह एक स्वस्थ और जंगली रूप थी। यदि वह अलग थलग रहने वाली लेन कियानिक्सू के पास खड़ी नहीं होती, तो उसने कई पुरुष योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया होता। आखिरकार कई लोगों को बड़े आकार पसंद थे। दुर्भाग्य से बहुत सी महिलाएं लेन कियानिक्सू की प्रसिद्धि नहीं छीन सकी। वह बर्फ की परी की तरह हवा में मंडरा रही थी, अपने गोरे और चिकने पैर दिखा रही थी। उसने अपने हाथ में बर्फ की शक्ति इकट्ठा की और उसे आने वाले हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए भेजा। मैच शीघ्रता एवं आसानी से समाप्त हो गया। गॉन्ट 40वें मैच के दौरान दिखाई दिए। उनके प्रतिद्वंद्वी थे वैड। बेचारा मोटा आदमी। वह उदास और हताश दिख रहा था, मानो उस पर कोई संकट आ पड़ा हो। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उफ, मुझे हंसने के लिए माफ करें। क्या उसने 7 तारकीय अकादमियों को अपमानित किया? उसके प्रतिद्वंद्वी हमेशा इतने डरावने क्यों होते हैं? 7 स्टेलर अकादमियां, बकवास मत करो। हमने हमेशा निष्पक्षता और खुलेपन के सिद्धांत को कायम रखा है। हम कभी भी ऐसी बेशर्मी वाली बात नहीं करेंगे। इस मोटे आदमी की बदकिस्मती का हमसे कोई लेना देना नहीं है। उस पर दुर्भाग्य के देवता का साया अवश्य है। पहले उसकी मुलाकात वांग टिंग से हुई, और अब उसकी मुलाकात गॉन्ट से हुई। बस करो, मोटा आदमी रोने वाला है। उसे कुछ सम्मान दो। फैक्टी, बहुत धन्यवाद। अल्पविराम। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद दर्शक जब इस दृश्य को देख रहे थे तो वे खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। यहां तक कि वांग टेंग भी उसके प्रति सहानुभूति रखने लगा। उसने कैसा पाप किया है? उम्मीदवारों में मारपीट शुरू हो गई। चूंकि वे प्रसिद्ध प्रतिभा लीग में भाग ले रहे थे, इसलिए कोई भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था और 7 स्टेलर अकादमियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ना चाहता था। संस्थाओं के प्रतिनिधि हर समय उन पर नजर रख रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो वैड काफी शक्तिशाली था। अगर सावधानी बरती जाती तो गॉन्ट को उसे आसानी से हराना मुश्किल होता। वेड को अपनी ताकत का पता था, इसलिए उसने आमने सामने की लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसके बजाय उसने फ्लैंकिंग पैंतरेबाजी को चुना, तेजी से आगे पीछे भागते हुए अपनी चपलता और गति का उपयोग करके कई लंबी दूरी के हमले किए। साथ ही इससे उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए अपनी स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता। इस तरह की लड़ाई का तरीका काफी कायरतापूर्ण था। दर्शकों ने देखा कि वह मोटा आदमी तेजी से गोल गोल दौड़ रहा था और बीच बीच में अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला भी कर रहा था, ताकि वह उसे पकड़ सके। गॉन्ट ने भौहें सिकुड़ी और नाक सिकुड़ी। उसके शरीर से एक अत्यंत विषैली शक्ति निकल रही थी, निराकार और अदृश्य।
वेड ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। वह गॉन्ट के चारों ओर उग्रता से चक्कर लगाता रहा, और ऐसा करते हुए वह थोड़ा उत्साहित भी हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पास उस आदमी से निपटने का एक तरीका है। जब तक वह बहुत करीब नहीं जाता, तब तक उसे जहर नहीं लगेगा। उसका प्रतिद्वंद्वी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वांग टेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह इतना उत्साहित क्यों हो रहा है? क्या उसे नहीं पता कि वह हारने वाला है? एट नोबल एट। जल्द ही वेड के चेहरे पर उत्साह खत्म हो गया। उसे जहर दिया गया था। विष उसके शरीर में घुस गया और उसका चेहरा हरा हो गया। अजीब बात है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? वेड ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वह आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर जा गिरा, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। चारों तरफ धूल उड़ गई। गॉन्ट मुड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर एक बार भी देखे बिना जोन 3 के मंच पर वापस चला गया। सभी को उस मोटे आदमी से सहानुभूति थी, जो शायद इस बात से अनजान था कि वह कैसे हार गया। वे बता सकते थे कि उसे जहर दिया गया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कैसे हुआ। इससे सभी लोग तुरंत विष तत्व योद्धा से सावधान हो गए। शीर्ष 10 योद्धाओं में से कुछ और योद्धा मैदान में उतरे और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। उनकी ताकत के बारे में भीड़ की अटकलें बढ़ गईं। वांग टेंग का नाम प्रदर्शित नहीं हुआ, इसलिए वह इंतजार करता रहा। अगले दिन दोपहर तक युवा नायक का नाम प्रकाश क्षेत्र पर दिखाई नहीं दिया। वांग टेंग बनाम पाकर्स योद्धा नम 2 एक मुक्का 1। वांग टेंग बनाम पाकर्स योद्धा नम 2। रुको, चलो, उस आदमी का नाम तो है। नंबर 2 का नाम ग्लेड्स था। तो ये होना चाहिए। वांग टेंग बनाम ग्लेड्स। जब लोगों ने गोले पर नाम देखे तो वे दंग रह गए। अब वांग टेंग की बारी है। अरे, क्या वह पाकर परिवार का योद्धा है? ओह, ये नंबर 2 है। तो उसका नाम ग्लेड्स है। मैं उसे नंबर 2 कहना पसंद करता हूँ। बेचारा। ये सही है, बेचारी। अल्पविराम। दर्शक ग्लेड्स से परिचित थे। एक बार वांग टेंग ने उसे धोखा दिया था, और कई लोगों ने ऐसा होते देखा था। फिर जैसे जैसे युवा नायक अधिक प्रसिद्ध होता गया, अधिक लोग उसके छोटे क्लिप देखने के लिए वापस चले आए। नंबर 2। ग्लेड्स उनमें से कुछ में था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु का चेहरा बदल गया। ये कैसा संयोग है? ग्लेड्स ने शीर्ष 500 में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन वह अपने शत्रु से मिल गया। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि ग्लेड्स वांग टेंग के मुकाबले में नहीं था। उसे कष्ट होगा, लेकिन यदि वह महान अकादमियों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता था, तो उसे तुरंत हार स्वीकार करने से बचना था। एफ। वांग टेंग के होंठ खड़े होते ही एक अजीब कोण पर झुक गए। स्ट्रैची ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसे घूरने लगा। चिंता मत करो, चूंकि पाकर के साथ मेरा बहुत खास रिश्ता है, इसलिए मैं उसके साथ मोटे से भी बेहतर व्यवहार करूंगा। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए। स्ट्रैची को अपने होठों के कोनों में फड़किन महसूस हुई। चूंकि उनका पाकर परिवार के साथ विशेष संबंध है। खैर, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वह इस आदमी को मारना चाहता है। रुको, मारना? स्ट्रैची का चेहरा बदल गया। उसे एक अशुभ एहसास हुआ। वह ग्लेड्स को याद दिलाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। कोई भी उम्मीदवार से उनके मैच के दौरान बात नहीं कर सकता था और उनके निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता था। यह नियमों के विरुद्ध था। वह अपना भविष्य खतरे में डालने की हिम्मत नहीं करेगा। वांग टेंग मुस्कुराया और आकाश में एक बिंदु तक चला गया। वह ग्लेड्स के सामने मंडराने लगा। बाद वाले का चेहरा काला पड़ गया था, जबकि उसकी निगाहें उलझन में लग रही थी। वह अपने पिछले दुखों का बदला लेना चाहता था, हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से भी डरता था। वह जानता था कि वह वांग टेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। विरोधाभास तो था ही। वह जानता था कि वह उसे हरा नहीं सकता, लेकिन वह इतनी आसानी से हार भी नहीं मान सकता था। महान अकादमियां कभी भी ऐसे योद्धा को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें लड़ने का साहस न हो। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और कहा, लगता है तुम मुझसे डरे हुए हो। ग्लेड्स कभी भी अपने डर को स्वीकार नहीं करेगा। उसने नाक भांज सिकोड़ी। क्या मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। यही वह जवाब था जो वह चाहता था। वह आदमी डरा हुआ था, लेकिन ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह डरा हुआ नहीं है। इसके अलावा उसने लड़ने के लिए हिम्मत जुटाई। यह दिलचस्प है। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, है ना? चलो, मैं तुम्हें अपना बदला लेने का मौका देता हूं। मौन। ग्लेड्स के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठी जब उसे अपनी पिछली धमकी याद आई। वह समय में पीछे जाकर खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की शांत निगाहों में घृणा देखी। उसे पता था कि वह आदमी उसके दिखावे को समझ गया है। इससे उसे शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया।
चूंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता था या हार नहीं मान सकता था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह अपनी पूरी कोशिश करे और पूरी ताकत लगा दे। फिर वह हार मान लेता। यह डरपोकता नहीं थी, यह एक तर्कसंगत विकल्प था। एट नोबल एट यह एक ऐसा विकल्प था जो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही चुनता। एक बार जब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई, तो ग्लेड्स ने अपने दांत पीस लिए। चिल्लाते हुए उसके गालों की मांसपेशियां तन गईं। धमाका! एक जोरदार विस्फोट के साथ उसके शरीर से लाल ज्वाला निकली। ज्वाला उसके चारों ओर घूमती रही, फिर उसके शरीर में सिमट गई, जिससे उसकी त्वचा पर लाल रंग की ज्वाला के पैटर्न बन गए। उसकी मांसपेशियां उभर गईं और एक भयानक आभा फूट पड़ी। ड्रैगन रक्त युद्ध काया। ये संविधान केवल पागल लोगों के लिए है। मैंने इसे पहली बार देखा है। ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मैं पाकर की शारीरिक प्रतिभा से ईर्ष्या करता हूँ। वाह, क्या मर्दाना आदमी है। मेरे जैसे युवा को मर्दाना आदमी पसंद है। ऊपर वाले युवक को मैं भी एक मर्दाना आदमी हूँ। क्या हम मिलेंगे? आप कितने मर्दाना हैं? बहुत। हेलो, क्या ये पुलिस है? ये अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कृपया इन्हें पकड़ो। ग्लेड्स ने मैच शुरू होते ही अपना ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक जारी कर दिया। वह तनाव में होगा। बेशक, वह जानता है कि वांग टेंग कितना ताकतवर है, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। वांग टेंग, बदला लेने का क्या हुआ? तुम क्यों डर रहे हो? आह, मुझे नंबर 2 के लिए दुख हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि नंबर 2 अपनी संविधान को सक्रिय करने के बाद कितने मुके झेल सकता है। हम ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं। उसे कुछ 100 मुकों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। अल्पविराम। दर्शकों की आंखें चमक उठी जब उन्होंने देखा कि ग्लेड्स ने किस तरह से अपनी काया को प्रदर्शित किया। हर कोई उत्सुकता से उस विशेष शरीर को देख रहा था। ग्लेड्स को एक क्षण में देखना एक दुर्लभ अवसर था। यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड के दायरे में भी शक्तिशाली शरीर वाले मार्शल योद्धा दुर्लभ थे। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति कितने हमलों को झेल सकता है। वन पंच। 2 संविधान कितना प्रतिरोधी था? यह एक अच्छा प्रश्न था। उसका ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक तीसरे रैंक से कम था। वांग टेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए आंखें सिकोड़ ली। निकलने वाली गर्मी के आधार पर वह अनुमान लगा सकता था कि यह अभी तीसरे रैंक तक नहीं पहुंचा है। इसके अलावा वह उस ज्वाला से बहुत परिचित था। ये झुलसाने वाली जानवर की ज्वाला थी, वही जो उसे उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड प्रभु से प्राप्त हुआ था। अच्छा, लगता है कि मैं इस ज्वाला के और भी गुण एकत्रित कर सकता हूं जिससे यह और भी शक्तिशाली बन जाएगी। जानवरों की लपटें कभी खत्म नहीं होती थी, जबकि दैवीय लपटें अन्य लपटों की शक्ति को अवशोषित करके अपनी खपत को पूरा कर सकती थी। जानवरों की लपटों के मामले में, एक बार स्टार बीस्ट के शरीर से बाहर निकाले जाने के बाद, वे बिना जड़ों के तैरते हुए डकवीड की तरह थे और कुछ समय बाद समाप्त हो जाते थे। वांग टेंग के शरीर में मौजूद जानवरों की ज्वालाएं दिव्य ज्वालाओं से मिलने वाले पोषण पर निर्भर थीं, जिससे वे जलती रहीं। यही कारण था कि वे अब तक जीवित रहने में कामयाब रहे। हालांकि वह केवल उनका आकार ही बनाए रख सका। यही कारण था कि वह अधिक गुण प्राप्त करने की आशा रखता था ताकि वह उन्हें अधिक शक्तिशाली बना सके। एक बार जब ग्लेड्स ने अपने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को अंजाम दिया, तो उसने अपने सिर के ऊपर अपना ब्लेड उठाया और उसके चारों ओर नक्षत्र अग्नि बल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक हिंसक अग्नि अल्टिमा को बुलाया गया, जिससे कुछ 100 मीटर लंबी लाल रंग की ब्लेड की चमक पैदा हुई, जो आसमान को चीरती हुई निकल गई, जिससे किसी के लिए भी इसका अंत देखना मुश्किल हो गया। यह एक शानदार दृश्य था। बहुत से लोग आश्चर्यचकित थे, जैसा कि पाकर परिवार से उम्मीद थी। वह भले ही शीर्ष प्रतिभा वाला न हो, लेकिन वह अभी भी शक्तिशाली था। वह संभवतः 80% अभ्यर्थियों से अधिक कुशल था। यदि वह वांग टेंग से नहीं मिले होते तो शायद वह और आगे चल पाते। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी क्षमताओं को देखते हुए वह अभी भी पुनरुद्धार की लड़ाई लड़ सकता था और प्रतिस्पर्धा जारी रख सकता था। अधिकांश दर्शकों का यही विचार था। ग्लेड्स को अपनी चाल को शक्तिशाली बनाने में बस कुछ सेकंड लगे। पलक झपकते ही ब्लेड की चमक बन गई। वांग टेंग ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वह कोई युद्ध तकनीक भी नहीं अपना रहा था, वह बस अपने प्रतिद्वंद्वी को दिलचस्पी से घूर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग क्या कर रहा है? दर्शकों में बैठे लोग हैरान थे। स्ट्रैची ने भौहें सिकुड़ी, उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने नहीं सोचा था कि वांग टेंग ग्लेड्स को बिना किसी सजा के जाने देगा। दूसरे और तीसरे राजकुमारों के साथ साथ जी हाओचेन का भी ध्यान वांग टेंग पर था। वे ईमानदारी से जानना चाहते थे कि वह युद्ध को कैसे समाप्त करेगा। इसलिए उन्हें यकीन था कि वह उस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ेगा। एट नोबल एट जब सभी अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे, ग्लेड्स ने चिल्लाकर पूरी ताकत लगा दी।
उसने अपनी तलवार को जोर से नीचे पटक दिया। जाना। विशाल लाल ब्लेड की चमक एक भयावह और झुलसाने वाली गर्मी के साथ नीचे गिर रही थी। इसके चारों ओर की हवा विकृत हो रही थी, मानो ढहने वाली हो और आयामी दरारें बनाने वाली हो। यह एक भयावह दृश्य था। चिलचिलाती गर्मी और अधिक शक्ति पूरे देश में फैल गई और अपने पीछे अमिट निशान छोड़ गई। उसके उतरने से पहले ही उसकी मौजूदगी का असर देश के हर हिस्से में गूंजने लगा था। हवा में रेत और धूल उछल कूद कर रही थी। वांग टेंग और ग्लेड्स रेत और धूल से ढके हुए थे। तभी ब्लेड की चमक कम हो गई और वांग टेंग के सिर के ठीक ऊपर पहुंच गई। वांग टेंग ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखों में हरे रंग की चमक थी, जो शायद उसकी पुतलियों में नाचती हरी लपटों के कारण थी। उसकी कमीज के नीचे हरे रंग की लपटें उसकी पूरी त्वचा को ढक रही थी। जब वह ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के लिए चौथे रैंक पर पहुंच गया, तो वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह ज्वाला पैटर्न की स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। वे उसके पूरे शरीर को नहीं ढकेंगे जैसा कि कुछ पाकर्स ने इसका उपयोग करते समय किया था, इसलिए ये कम स्पष्ट होगा। यह उसके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि उसने परिवार की अनोखी काया चुरा ली थी। कुछ बातें उजागर नहीं की जा सकती। ग्लेड्स उसके पास ही था, इसलिए उसे तुरंत एक जानी पहचानी आभा का एहसास हुआ। वह हैरान होकर भौहें सिकोड़ने लगा। बिना किसी चेतावनी के, वांग टेंग ने अपने चौथे दर्जे के ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को सक्रिय कर दिया और एक भयानक अग्निबल उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसने एक विशाल आभासी मुट्ठी का रूप ले लिया जिसे उसने आगे भेजा। 5 तत्व मुट्ठी अग्नि। धमाका। भयावह हमले के प्रभाव से धूल और रेत दूर चली गई, जो फिर ब्लेड की चमक से टकराए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धरती को हिला देने वाला विस्फोट सुना गया। दरार। ब्लेड की चमक तुरंत नष्ट हो गई। हालांकि आभासी मुट्ठी गायब नहीं हुई। यह उसी शक्ति और गति के साथ ब्लेड्स की ओर गोली चलाती रही। वह व्यक्ति सदमे में था। धूल और रेत ने उसकी आंखों को ढक लिया था, इसलिए वह नहीं देख पाया कि उस समय क्या हुआ था। इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। धमाका। विशाल मुट्ठी उसके शरीर से टकराए। धमाका। एक और धमाका हुआ और उसका शरीर चूर चूर हो गया। हवा में खून की धुंध का एक गोला बन गया। मौन। संपूर्ण शांति। सन्नाटा कान फोड़ू था। एक भी सरसराहट उस दमनकारी शांति को भंग नहीं कर रही थी। इस प्रहार से रेत और धूल का बादल उड़ गया, जिससे सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सके कि क्या हुआ था। ग्लेड्स पार्कर्स को एक ही मुक्के से कुचल दिया गया, जबकि उसने ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को सक्रिय कर रखा था। वह सचमुच कुचला गया था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। खून की छोटी छोटी बूंदें बरस रही थी, कहीं कोई तलछट नहीं दिख रही थी। ये भयानक था। प्रतियोगिता के दौरान कई अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये पहली चौंकाने वाली मृत्यु थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह पाकर परिवार का एक योद्धा था। हर कोई जानता था कि ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक कितना शक्तिशाली था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और फिर भी इसे एक ही मुक्का मारकर नष्ट कर दिया गया। यह अविश्वसनीय था, चाहे वे इसे किसी भी तरह से देखें। वांग टेंग का मुक्का कितना शक्तिशाली है? यह सवाल सबके मन में आया। वे अचंभित थे। क्राउन प्रिंस गंभीर हो गया। उसने वांग टेंग को गौर से देखा और उसके असली मकसद को समझने की कोशिश की। हालांकि उसका शरीर एक अजीब धुंध में ढका हुआ था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। दूसरे और तीसरे राजकुमारों के साथ साथ जी हाओचेन ने भी अपनी पीठ सीधी की और वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। स्ट्रैची का चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली थी और उसकी निगाहें चमक रही थी। लेंग कियानेक्सु, गॉन्ट, बर्कशायर और युआन होंग हैरान थे। वे दूर से विजेता को घूर रहे थे। यह आदमी निर्दयी और शक्तिशाली है। लेंग कियानेक्सु हैरान थी। उसे लगा कि वह उस आदमी को कभी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई थी। वह किस तरह का आदमी है? पहली मुलाकात में वह चिड़चिड़ा और बेशर्म था, लेकिन अब वह निर्दयी और क्रूर हो गया है। गॉन्ट ने अपने होंठ चाटे, अपने ठंडे खून को उत्तेजना से उबलता हुआ महसूस किया। उसे अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या युवा नायक और वह एक ही तरह के लोग हैं। जहां तक बर्कशायर और युआन होंग की बात है, तो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रज्वलित हो गई है। ये युवा शक्तिशाली है। कमीने, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने क्रोध किया। उसकी आंखें धधक रही थीं, जबकि उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त और कुंडलित थीं। उसने मुक्का मारा और उसके बगल में रखा एक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गया, चिंगारी फूटने लगी। वोल्टेरो और सिंक्लेमोन भी क्रोध से जल रहे थे। वे उस दुष्ट युवक को घूर रहे थे और चाह रहे थे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की चीखें अंतरिक्ष यान में गूंज उठी। सेना के युद्धगढ़ पर तीनों शाश्वत मंचीय जनरलों ने एक दूसरे को देखा और देखा कि वे समान रूप से आश्चर्यचकित थे।
ये युवक बहुत हिंसक और निर्दयी है। जनरल हबकुक ने बेपरवाही से मुस्कुराया। लगता है कि पाकर्स ने उसे वाकई नाराज कर दिया। जनरल फू जिंगलान ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, मैंने उनके झगड़े के बारे में सुना है। पाकर्स ने वास्तव में इसके लिए कहा था। हम कुलीन परिवार हमेशा इसी तरह व्यवहार करते हैं। जनरल हबकुक ने नाक भान सिकोड़ी। चिंता मत करो, उसने उसे पहले ही मार दिया है और यह उनके सदस्यों में से एक है। जनरल फू जिंगलान ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं वांग टेंग के तरीकों की प्रशंसा करता हूं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को निर्णायक रूप से मार डाला, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह उस तरह का आदमी है जो अंत तक जाएगा। हमने अपनी स्थिति तक पहुंचने के लिए कई लोगों को मार डाला। यह तो बस शुरुआत है। जनरल हबकुक मुस्कुराया। उसने एक बार तुम पर कदम रखा, मैं उस पर 10 बार कदम रखूंगा। एक वांग टेंग ने पाकर परिवार के एक योद्धा को सिर्फ एक मुक्का मारकर अनगिनत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे पहले तो वे उसके क्रूर कृत्य से स्तब्ध रह गए। दूसरे, वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसने पाकर योद्धा को असंख्य लोगों के सामने मारने का साहस किया था। क्या वह पाकर परिवार के साथ आखिरी दम तक लड़ने की योजना बना रहा है? प्रभावशाली, किसी में ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो सकती है? सबकी निगाहों के सामने वांग टेंग आसमान में मंडराता रहा, अपने चारों ओर खून की धुंध महसूस कर रहा था। हालांकि उसमें से कुछ भी उसकी त्वचा पर नहीं गिरा। मैं थोड़ा ज्यादा आक्रामक था। वह इतना कमजोर क्यों था? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया। सब लोग, देखो तुम क्या कह रहे हो। तुमने उसे पहले ही मार दिया है। क्या आत्मचिंतन करने में अब देर नहीं हो गई है? वांग टेंग जोन 1 के प्लेटफॉर्म की ओर चले गए और अपनी सीट पर वापस आ गए। दूसरे राजकुमार, जी हाओ चेन, स्ट्रैची और कई अन्य लोगों ने जब वह पास आया तो उसकी ओर अपनी नजरें गड़ा दी। एक बार भी उन्होंने अपनी नजरें नहीं हटाई। यह उनकी परस्पर विरोधी भावनाओं का पर्याप्त सबूत था। वांग टेंग, तुम निर्दयी हो। स्ट्रैची ने दांत पीस लिए। ओह, मुझे माफ कर दो, वांग टेंग ने गंभीर भाव से माफी मांगी। सब लोग, क्या उसने अभी माफी मांगी? यह क्या है? उम्मीदवार युवा नायक को घूर रहे थे, वास्तव में हैरान थे, अभी भी यह समझने में असमर्थ थे कि उसने अभी क्या किया है। ईमानदारी से, वह काफी ईमानदार लग रहा था। स्ट्रैची के शब्द उसके गले में अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। सही मायने में, वांग टेंग को डांटना चाहिए था और फिर वह जवाब देता। क्षमा मांगने की बात छोड़ो। क्या आपको लगता है कि किसी की हत्या करने के बाद माफी मांगने पर आपको माफ किया जा सकता है? क्या मुझे ये दिखावा करना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं? स्ट्रैची के माथे की नसें उभर आईं। वह पागल होने की कगार पर था। हमारे हीरो ने उसे अनदेखा कर दिया और प्रतियोगिता देखने लगे। कोई और कुछ नहीं बोला। वांग टेंग और पाकर की दुश्मनी स्पष्ट थी, हर कोई इसके बारे में जानता था। जल्द ही जीवन या मृत्यु की लड़ाई होगी। वांग टेंग और पाकर्स के बीच एक घातक युद्ध। अगर वे दूसरे पक्ष को मार सकते तो पूरी ताकत से मारते। कोई दया नहीं होती। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर भी दर्शक इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। यह एक गर्म विषय बन गया। कुछ लोगों ने वांग टेंग की मुट्ठी कौशल का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। यह अविश्वसनीय था कि वह कठिन ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक को कुचल सकता था। क्या कोई बता सकता है कि वांग टेंग की युद्ध तकनीक किस स्तर पर है? मुझे लगता है कि यह कम से कम ब्रह्मांड स्तर पर है। यह बहुत शक्तिशाली है। यह डरावना है। उसने सिर्फ एक मुक्का मारकर किसी को चकनाचूर कर दिया। कौन सी यूनिवर्स स्टेज तकनीक ऐसा कर सकती है? यह अवश्य ही सर्वोच्च श्रेणी का होगा। क्या वांग टेंग एक अविकसित ग्रह से नहीं आया है? उसके पास ब्रह्मांड मंच युद्ध तकनीक क्यों है? सेना को उससे बहुत उम्मीदें थीं। यह स्वाभाविक है कि वे उसे उच्च स्तरीय तकनीक देंगे। ये बात तो सही है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह विशेष व्यवहार का हकदार है। युद्ध तकनीक सिर्फ युद्ध तकनीक है। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास यह है तो आप पाकर्स के किसी योद्धा को धूल चटा सकते हैं? ईमानदारी से कहूं तो, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तुम ईमानदार हो। मुझे अपनी पत्नी का संपर्क नंबर बताओ। मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस उसे बताना चाहता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। संक्षेप में, वांग टेंग शक्तिशाली और प्रतिभाशाली है। हम ऐसा नहीं कर सकते। वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने कहा था कि वांग टेंग क्राउन प्रिंस जितना शक्तिशाली नहीं है? बाहर आओ। क्राउन प्रिंस ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक उंगली से हराया जबकि वांग टेंग ने अपने दुश्मन को एक मुक्का मारकर कुचल दिया। हे भगवान, कौन ज्यादा ताकतवर है? अल्पविराम। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि युवा नायक की मुट्ठी का कौशल ब्रह्मांड स्तर पर था और सोचा कि सेना ने उसे ये दिया था। कोई नहीं जानता था कि यह स्वयं निर्मित था। यह समझ में आने वाली बात थी।
यहां तक कि जनरल फू जिंगलांग, जो एक शाश्वत मंच योद्धा था, ने भी कभी इसका अनुमान नहीं लगाया होगा। हालांकि उन्हें पता था कि सेना ने कोई भी ब्रह्मांड तकनीक प्रदान नहीं की थी, इसलिए यह एक शक्तिशाली विरासत से उत्पन्न होना था। अपनी जानकारी के आधार पर उसे एक बार फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड से विरासत मिली थी, और यह आग पर आधारित थी। ये समझ में आता है। जनरल फू जिंगलान को लगा कि उसका अनुमान सही था। वांग टेन को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे थे। उसकी पंचतत्व मुट्ठी मजबूत थी, लेकिन ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक ने इसकी पूरी क्षमता को मुक्त करने में मदद की। शीर्ष 275 के लिए लड़ाई में 275 मैच लगेंगे। इसमें करीब 6 दिन लगेंगे। तीसरे दिन स्ट्रैची का नाम घोषित किया गया। स्ट्रैची बनाम सोंग येचेंग। जब ये दो नाम सामने आए तो हंगामा मच गया। सोंग येचेंग सैन्य क्षेत्र से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये सोचना कि पाकर्स का स्ट्रैची सैन्य प्रतिभा से लड़ेगा। स्ट्रैची ने खड़े होकर वांग टेंग की ओर देखा। एक धमकी भरी मुस्कान के साथ उसने पूछा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। एट नोबल एट। जरूर। वांग टेंग अपनी सीट पर झुक गया और अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाते हुए शांति से जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे पीट पीट कर मार नहीं डालूंगा? स्ट्रैची ने आवाज संचारण का उपयोग करते हुए उससे कहा। वांग टेंग ने असमंजस में देखा, मानो समझ नहीं पा रहा हो कि उस आदमी ने ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार क्यों कहा। अगर आपको सेना को नाराज करने का डर नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रैची की अभिव्यक्ति जम गई।